अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ज़िद्दी जुनूनियत अज कलम समैया हुरैन एपिसोड 8। मीरब की दोस्त इसके पीछे आई पर इसने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर तक हार कर वो इसके बाद में खबर लेने का सोचकर अपने अपने घर चल दी। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। सोच सोच कर इसका सर फटने लगा था। वो इसकी बात को महज धमकी समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसके लहजे की सफाकी इसको अब भी महसूस हो रही थी। अजान को स्कूल से ले जाना इस बात का सबूत था कि वो कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूं? इसने अपना सर तकिए पर गिरा दिया और हौसला हारते हुए फूट फूट कर रो दी। किसी चीज़ की आवाज़ से इसकी आंख खुली थी। कुछ कच्ची नींद और कुछ कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो समझ नहीं सकी। मीरब, दरवाज़ा खोलो। अब दस्तक के साथ आमना बेगम की आवाज़ थी। वो हड़बड़ाकर उठी। लाइट जलाने के बाद इसने दरवाज़ा खोल दिया। कब से दस्तक दे रही हूँ, क्या सो गई थी? उन्होंने एक नज़र इसके सुर्ख आंखों को देखा। जी, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, मैंने खाना लगा दिया है, आ जाओ। आप चले, मैं आती हूँ, इसने हाथों से बालों को सीधा करते कहा। तो आमना बेगम नीचे चल दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? खैरियत से आ गए? इसने अपने चेहरे पर बशाशत पैदा करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बच्चा, मैं तो खैरियत से आ गया और ठीक भी हूँ, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रही। उन्होंने बागौर इसकी उतरी सूरत देखकर कहा। मैं ठीक हूँ बाबा, इसने नज़रें झुकाकर कहा। आंसुओं का गोला अंदर दबाए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर वो बोली, चलें बाबा, अब हम खाना खाते हैं। इसकी बात पर अहमद साहब भी सर हिलाकर सरबराही कुर्सी खींचकर बैठ गए। सबके आते ही खाना खामोशी से खाया गया। खाना खाकर जब सब उठे तो मीरब ने कहा, बाबा हमें आपसे बात करनी है। हाँ बेटा, लॉन्च में आ जाओ। जब सब लॉन्च में बैठे तो मीरब ने डरते डरते अपनी बात का आगाज़ किया। बाबा, हम हमजा से नहीं, सहराब से शादी करना चाहते हैं। मीरब की बात पे सबको हैरत का झटका लगा। इससे पहले अहमद साहब इस पे हाथ उठाते, शामिर ने आगे बढ़कर पकड़ लिए। ना ना अहमद साहब, ये गलती भूल के भी मत करना, शामिर ने कहा। अहमद साहब इसका हाथ झटक कर धाड़े। अपनी बहन की बकवास सुनी है तुमने? इनकी धाड़ पे रुबा और मीरब डर गए। अजान पहले ही कमरे में चला गया था। अहमद साहब को अजान के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। आप पहले सुन तो लें, इसने ऐसा क्यों कहा? जो आप लोगों ने नेक और अपने स्टैंडर्ड के लोग ढूंढे हैं ना, एक नंबर के फ्रॉड हैं। इस कमीने हमजा ने मीरू को फ़ोन करके बोला कि वो रिश्ते के लिए इनकार कर दे, और जो आपने अपनी चहीती रूबा के लिए इसके भाई अहमद से रिश्ता बांध रहे हैं ना, वो 2 बच्चों का बाप है और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, और रूबा इसकी तीसरी बीवी बनेगी। ज़्यादा टाइम तक वो एक औरत के साथ नहीं रहता, और जो इनकी माँ है वो लालच के तहत अपने बेटे की आप जैसे घर में शादियां करवाकर इनकी बेटियों को बदनाम करके छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से आप रिश्तेदारी बना रहे थे। आपको क्या लगता है मैं गाफिल हूँ? इन सब से मेरी बहन कब कहाँ जाती है और किससे मिलती है मुझे खबर नहीं होगी। मेरी बात सुन ले अहमद साहब, एक भाई की हैसियत से मेरा पूरा हक है कि मैं अपनी बहन के लिए अहम फैसला करूं, और इसकी शादी सहराब गर्देजी से ही होगी। रह गई इसकी उम्र की बात, तो वह मीरू से 10 साल बड़ा है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आप मेरी माँ से 12 साल बड़े हैं, तो बेहतर होगा आप उम्र का कीड़ा ना ही निकालें। शामिर ने यह बात तजिया अंदाज में कही तो अहमद साहब सुलग उठे। आमना बेगम को इस टेंशन में भी हंसी छूट गई, जो अहमद साहब की घुरी से फौरन से पेशतर रोकी। अपने बाप से बकवास करते हो? मैंने तो कोई बकवास नहीं की, सच कहा जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शामिर ने मुस्कुराकर कहा तो आमना बेगम ने इनकी जंग रोकी। कोई बात नहीं था कि बाप बेटे आज तंज के तीरों से भिगो भिगो कर एक दूसरे को मार देते। आप दोनों अपनी जंग बात के लिए रख लें। अभी ये बताएं अब क्या करेंगे? कल निकाह है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी 4 लोगों को? बेगम साहिबा, आपको 4 लोगों की पड़ी है। यहाँ मेरी बच्चियों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, और करना क्या है इन जलील लोगों को जवाब देता हूँ। ये कहते साथ ही अहमद साहब ने रोज़ी बेगम को फ़ोन करना चाहा तो शामिर बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने इनको पकड़वा लिया है। अब वो मेरी बहन को ही नहीं, किसी लड़की के साथ फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। ये कहते ही वो अपनी बहन की तरफ पलटा, जो रोते हुए इसके गले से लग गई। बस गुड़िया, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अपने भाई पर यकीन है ना?
कि वो तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेगा। मीरव ने इसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। तो बस फिर सहराब यज़दानी के बारे में मैंने पता करवा लिया है। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और सबसे अहम बात, जहाँ तुम शादी करके जाओगी वहाँ खदीजा भी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। अब बस रोना बंद करो। अपने भाई की बात पर मीरव ने हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू पूंछे। पर अब क्या करना है? आमना बेगम की अब भी वही टेंशन थी। करना क्या है? अपने लाड साहब से पूछो। जहाँ सारे फैसले कर लिए हैं वहाँ तारीख भी ज़रूर रख आया होगा। बिल्कुल नहीं, ये काम आपका है, और एक बाप के हक पे डाका डालने का मुझे कोई शौक नहीं। जिस मुंह से जवाब दिया था आपने, अब उसी मुंह से इनको हाँ करें और बोल लें। रह गई आपकी चहेती की बात, तो वो आप और आपकी बेगम जाने। शामिर ने अहमद साहब को खरी खरी सुना के इनका ध्यान रोबा की तरफ दिलाया, जिस पर इनका दिल चाहा इसका सर फाड़ दे, जो अपने बाप का भी बाप बन रहा था। बस करो शामिर, क्या हर वक्त बाप से मुमारी करते फिरते हो? जैसे भी हैं बाप है तुम्हारे। इस बात का गम है मामा, बाप है मेरे, तभी तो ख्याल कर लेता हूँ। शामिर ने अपने गले की चेन को घुमाते कहा, तो आमना बेगम सर पकड़कर बैठ गई। अच्छा जी, बड़ा ख्याल है बाप का, तो अब कल के लिए तैयार रहना। मीरव के निकाह के साथ तुम्हारा भी रूबा से निकाह होगा। इस बार खून जलाने की बारी अहमद साहब की थी, जो सब पे अपनी बात से धमाका कर चुके थे। सबसे ज्यादा शौक तो रूबा को लगा। शामिर रूबा एक साथ चीखे, क्या क्या है डैड? ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ही कहा था कि ये मेरे दूर की खाला है, और इससे मैं इज्जत से बात किया करूं, तो खाला से निकाह कौन करता है? मेरे साथ ज़्यादा ड्रामाबाजी न करो शामिर, तुम ही कहा करते थे कि ये तुम्हारी खाला नहीं, तो अब खुश हो जाओ, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो रही है, और ज़्यादा चूचरा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुमने निकाह नहीं किया तो मुझे अपना बाप मत कहना। चलो सब अपने कमरे में जाओ, मैं अदनान से बोलकर सहराब यज़दानी के घर बात करता हूँ। ये कहते साथ ही वो रूबा और आमना को लेते अपने कमरे में चल दिए। मीरा भी अपने भाई और रूबा के लिए खुश होती अपने कमरे में चली गई। देख लूंगा तुम्हें रूबा बीबी, अब वक्त आ गया है तुम्हारी गज भर जितनी लंबी जबान को लगाम डालने का। शामिर मेज को ठोकर मारते ख्यालों में रूबा से मुखातिब होते अपने कमरे में चल दिया। अहमद साहब ने अदनान से मौजरत करके सहराब की दादी को बुलवा लिया, जो कुछ देर में आकर मीरब को सहराब के नाम की अंगूठी पहना गई। सहराब ने पहले ही बीजान से बोल दिया था कि कल की तारीख निकाह के लिए लाना, क्योंकि इसे ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक बेटी का बाप खुद कहे, और अहमद साहब को ये कहते काफ़ी झिझक भी आ रही थी, जो बीजान ने खुद ही कहकर इनकी मुश्किल आसान करते हुए खुद ही निकाह और शादी की तारीख ले गई। खदीजा तो ये सब देखकर हैरान थी, और मीरब से नाराज़गी का इजहार करते अपने घर चल दी। मीरब इसे और बाकी सबको शुभ मनाने का सोचती सोने चल दी। अहमद साहब ने रूबा को भी समझा दिया था, वो इसके मामलात में शामिर के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे, और ना ही इसे खुद से दूर कर सकते थे। दोनों मियाँ बीवी का कहना था कि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, और हमें यही डर लगा रहता है कि हम तुम्हारे माँ बाप को मर के क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अहमद ने हाथ जोड़ते रूबा को मना लिया, और वो मान भी गई, क्योंकि इसके लिए अहमद और आमना इसके माँ बाप से भी बढ़कर थे। अगले दिन मीरब की सब दोस्तें जब आई तो वो इससे बहुत खफा हुई थी, पर मीरब से सारी हकीकत जानकर फौरन मान गई। सबको सहराब पे बहुत गुस्सा आया, पर जो हालात जा रहे थे इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए इसके नेक नसीब की दुआ करते हुए सब निकाह की तैयारियों में लग गए। तैयारियों में शाम कब हुई वक्त का पता भी नहीं चला। अहमद साहब ने ब्यूटिशियन घर पे बुला ली थी। मीरब ज़्यादा तैयार नहीं होना चाहती थी, इसे यह सब पसंद नहीं था, पर खदीजा ने बताया कि ये इसकी दादी सास का फरमान है, तो मजबूरी में इसको मानना पड़ा। दोनों दुल्हनें चांद का टुकड़ा लग रही थी। मीरब के ससुराल से इसका सब सामान सहराब ने खुद लेकर भेजा था। पीच कलर की खूबसूरत नेट की मैक्सी, जिसके गले बाजू दामन पे छोटे छोटे बीड्स लगे हुए थे। महारत से किए गए मेकअप में मीरब बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर इसकी दोस्तों के साथ रूबा भी हैरान रह गई। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब हमें? मीरब ने सबके हैरान चेहरों को देखते कहा, मीरू ये तुम हो? रूबा सबसे पहले होश में आते बोली, प्लीज आनी। बदतमीज मम, अब तो आनी ना कहो यार, अब तो ये भाभी है, क्यों अपने भाई के हाथों मरना चाहती हो? जैफा ने छेड़ा तो रूबा ने इसे घूर कर देखा। इसकी बात पे सबके कह के छूटे,
माशाअल्लाह मीरू, मैं सोच रही थी सैराब भाई को तुम में वो सब पहले नजर आ गया जो हम में से किसी को नहीं दिखा। सच में हम सब लड़कियां होके दीवानी हो रही हैं तो सोचो। प्लीज चुप हो जाएं सब। रूबा भाभी, मीरव ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। रूबा ने इसका हाथ हटाकर कहा, मीरू ये भी तो हो सकता है सैराब भाई सचमुच में तुमसे इश्क करते हो। नहीं, ये इश्क नहीं, ये महज एक जिद है जो वो अपनी पूरी कर रहे हैं। खुद सोचो, एक आम इंसान जो मेरा चादर समेत अपने सर्कल में मेरा तारुफ करवाने से शर्मिंदा हो रहा था, तो सहराब यज़दानी की क्लास का आपको अंदाज़ा है। जहाँ फैशन की भरमार है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है, तो क्या इसे इस चादर में छुपे चेहरे से इश्क होगा? नहीं, इसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। वो एक बार फिर रोने लगी थी। खदीजा को इस पे गुस्सा तो बहुत आया, पर इसके रोने से चुप कर गई। बस मेरी जान, रो नहीं। खदीजा भी तो इसी घर की बहू बनी है। शहरयार कोई ऐसा दिखता है इसने कैसे सारी महफिल में खदीजा का हाथ थामा था, पर वो शादीशुदा नहीं है रूबा भाभी। अच्छा बस करो, अभी ये वक्त नहीं और तुम रो नहीं। सारा मेकअप खराब हो रहा है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। रूबा के प्यार से समझाने पे मीरब कुछ संभल गई। सारी लड़कियां मिलकर इन्हें बाहर लेकर आई। निकाह की तकरीब घर में ही रखी गई थी। गार्डन में खूबसूरत सा स्टेज बनाया गया था जो सफ़ेद फूलों से सजाया था। रूबा को भी सफ़ेद रंग की मैक्सी पहनाई गई थी जिसपे बहुत ही खूबसूरत सा नफीस नगों का काम किया हुआ था। खूबसूरती से किए गए मेकअप में वो कोई हूर परी ही लग रही थी। सबने इसे बहुत छेड़ा। आज शामिर गए काम से, पर वो इनके छेड़ने पर इन सब पर एक घुरी डालती इनके साथ नीचे आ गई। दोनों के चेहरे पे बड़ा सा घूंघट था। इनके आते ही अहमद साहब ने मौलवी साहब को निकाह पढ़वाने का बोला तो इनकी आवाज़ माइक में गूंजी। सबसे पहले रूबा का निकाह पहले पढ़वाया गया। आपका निकाह शामिर गर्देजी वल्द अहमद गर्देजी से सिक्का राइजुल वक्त 25 लाख हक महर के इवज तय पाया गया है कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए चंद आयतों के बाद शुरुआत की। कबूल है, रूबा की धीमी आवाज़ गूंजी। मौलवी साहब के 3 बार पूछने से इसने कबूल है कहा। अब इनका रुख शामिर और मीरब की तरफ था जिसने आज भी रूबा और अहमद साहब का खून जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबके ला कहने के बावजूद आज भी अपने लंबे बाल बिना कटवाए इनको पौनी में बांधे आड़ा तिरछा सोफे पे बैठा था। मौलवी साहब के मुखातिब करने से इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। शामिर अहमद वल्द अहमद, आपका निकाह रूबा अली वल्द अली से तय पाया गया है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। इसके भारी आवाज़ में कबूल है कहना रूबा की धड़कनों के ज़ेरो ज़बर को बढ़ा गया था। अब बारी मीरब की थी। मीरब करतेसी वल्द अहमद करतेसी, आपका निकाह सहराब यज़दानी वल्द वहाज यज़दानी से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर तय पाया गया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के पहली बार पूछने से मीरब चुप रही। कुछ देर वो इंतज़ार करते रहे। जब जवाब न आया तो दोबारा पूछा। शामिर ने बहन की हालत के पेश नज़र इसे अपनी बाहों के हिसार में लिया तो इसने होश में आते कम आवाज़ में कहा, कबूल है। इसके 3 बार कबूल है कहने पर सबके दिल को सुकून मिला। तो मौलवी साहब ने सहराब से पूछा, सहराब यज़दानी वल्द वहाज यज़दानी, आपका निकाह मीरब गर्देजी वल्द अहमद गर्देजी से तय पाया गया है। क्या आपको कबूल है? इसकी गंभीर आवाज़ माइक में गूंजी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसके कबूल कहते ही मुबारकबाद का सिलसिला चला और अहमद साहब ने खाना खुलवा दिया। खाने के बाद निकाह की तकरीब ख़त्म हुई तो सब अपने घर को और दुल्हने अपने कमरों में चल दी। सहराब को कुछ काम था और वो वैसे भी मीरब को टाइम देना चाहता था, इसलिए इससे मिले बिना चला गया। तो मीरब शुक्र अदा करती चेंज करते सोते बनी क्योंकि इसे भी सहराब से मिलने का कोई शौक नहीं था। काफ़ी रात भी हो गई थी इसलिए इनकी दोस्तें भी चली गई। रूबा भी कपड़े चेंज करके फ्रेश होने के बाद कबर से अपना ड्रेस नेकलेस रख रही थी कि इसे अपने रूम का लॉक खुलते और बंद होने की आवाज़ आई। इस वक्त वो सिर्फ टॉवल में थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो नज़रें दरवाजे से टेक लगाए खड़े शामिर से टकराई जो चेहरे पे दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए अपनी उंगली से चैन को घुमाते आंखों में चमक लिए रूबा को बेबाक नज़रों से देख रहा था। इसके ऐसे देखने से रूबा को अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो खुद को अलमारी में छुपाते शर्म और गुस्से से घुरकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शामिर ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाते कहा, अपनी दूर की खाला को निकाह की मुबारकबाद देने आया था। शामिर ने इसको अलमारी से निकाल कर अपनी जानिब खींचा तो रूबा इस अवतार पर लड़खड़ाकर शामिर के सीने से अटकराई।
अभी वो पीछे होती कि शामिर ने इसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। मीर, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे, रूबा ने मज़ाहमत करते दांत कचकचा कर चलाते हुए कहा तो शामिर ने इसके नम बालों को अपनी मुट्ठियों में लेते, इसके भीगे होंठों को दांत में लेते इन्हें काटा, जिस पे रूबा ने अपनी सिसकी रोकी और एक झटके से इसे खुद से दूर धकेला। रूबा के झटका देते शामिर हंसते हुए अपने होंठों पर अंगूठा फेरते बेबाक नज़रों से इसे देखकर बोला, उफ, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये तीखी मिर्च चखने में इतनी मीठी निकलेगी। ये शख्स हमेशा इसका खून जलाने का काम करता था और अब भी चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ इसे जिच कर रहा था। इसकी बात सुनती रूबा का चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख पड़ रहा था। रूबा ने अपने गुस्से को काबू करते शामिर से कहा, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो दफा हो जाओ यहाँ से, मैं बहुत थक गई हूँ, तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसकी बात पे शामिर पास जाके मुस्कुराती नज़रों से रूबा को देखकर बोला, थोड़ा करीब आओ ताकि मैं तुम्हारी सारी थकन समेट लूं। इसने घूरकर इसे देखा और वहां से जाना चाहा तो शामिर ने रूबा को कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और इसे बाहों में भरकर बेड का रुख किया। रूबा इसकी बाहों में मचलती इस पे अपने हाथों से वार करती रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था इस शख्स का सर फाड़ दे। शामी ने इसे बेड पे लिटाकर लाइट्स ऑफ की और इस पे झुकाया। अगर दोबारा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो आई स्वेयर तुम्हारे ये नाजुक हाथों को काटते हुए मुझे कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारे करीब आना, तुम्हारे जिस्म की गहराइयों से रूह तक उतरना, सांसों से लेकर धड़कनों तक, सर से लेकर पाँव तक, जिंदगी से लेकर मौत तक, दुनिया से लेकर जन्नत तक शामिर की बन गई हो तुम। अब मुझे महसूस करने दो, तुम मेरी बन चुकी हो, तुम्हें मेरे लिए बनाया गया था, तुम शुरू से मेरी थी, तुम्हारे सारे हकूक और इख्तियार मेरे नाम हो चुके हैं। इसे अपनी गिरफ्त में लेते चेहरा रूबा की नम गर्दन में छुपाकर बोझल लहजे में सरगोशी की तो रूबा ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली, जबकि शामिर इसके भीगे बदन की दिलफरेब खुशबू में खोया इसके वजूद की नरमाहट को शिद्दत से महसूस करने में गुम हो गया था। जब शामिर का हाथ अपने टॉवल पे महसूस हुआ तो रूबा ने इसे रोकना चाहा तो इसके दोनों हाथों को बेड पर सर के ऊपर पिन किए ब्यूटी पॉन और गर्दन पर झापचा अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगा तो रूबा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने कितने ही पल गुजर गए मगर शामिर हनूस वैसे ही झुका रहा। कुछ पल बाद इसने सर उठाकर रूबा को देखा, जिसकी नीली आंखें शामिर की कुर्बत की सुर्ख डोरे आंखों में सजाए हुए थे। गाल शर्म से सुर्ख अनार हो रहे थे। शामिर खुमार आलूद नजरों से रूबा के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर पूरी शिद्दत से इसके होंठों पे झुकाया और कतरा कतरा रूबा की सांसें खुद में अंडेलने लगा। इसे लगा जब वो नहीं बच पाएगी तो शामिर पीछे हुआ। कमरे की मैनीखेज खामोशी में दोनों की धुखती आग की मानित चलती सांसों का शोर बरपाता। शामिर ने कमरे की लाइट ऑन की तो नजरें इसकी कपकपाते हुए रूबा से टकराई। शामिर को खुद से पीछे होता देखकर रूबा ने आंखें खोली तो इसे खुद को तकते पाकर रुख बदल कर चेहरा तकिए में छुपा लिया, जिससे शामिर का जिंदगी से भरपूर कहका निकला। प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।